Hello students, today we are going to discuss about the parallel plate capacitor। और अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में सीखा। फिर ये स्टेप बाय स्टेप हमने ये सीखा कि एक चार्ज के ऊपर एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी या उसके चार्ज स्टोर करने के लिए जो उसको स्टोर कर सकता है उस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर हम उसके पैरेलल में एक और दूसरा कोई भी कंडक्टर ले आते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड स्टेप में फिर हमने सीखा कि वो अगर जो हम उसके पैरेलल में कैपेसिटर लेके आए हैं उसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटी लिटिल बिट और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमने कैपेसिटी निकाली कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है और वो निकली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है एक तो वो डिपेंड करती है उसका सरफेस एरिया क्या है उन प्लेट्स का जो प्लेट लगी हुई है, दूसरा उन दोनों के बीच गैप कितना है, तीसरा एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बिकॉज एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये टोटली डिपेंड करती है मीडियम पे। तो अब अगर हम और ज़्यादा कैपेसिटी किसी कैपेसिटर की बढ़ाना चाहते हैं तो एक तो चीज़ हमने देख ली कि एरिया ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरली बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा वो, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, अगर डी को कम करते हैं, गैप को कम करते हैं तो भी फिर क्या होगा कि सी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम डी को डिक्रीज कर देंगे तो प्लेट इतने पास पास आ जाएंगी कि उससे क्या होगा कि ये जो अपोजिट चार्ज डेवलप होगा वो अपने आप आयनाइजेशन होना शुरू हो सकता है, जिससे उनके अंदर स्पार्किंग होनी शुरू हो सकती है, जिसको आप शॉर्ट सर्किट बोलते हो। तो एक लिमिट से ज़्यादा हम डी को भी कम नहीं कर सकते। अब तीसरी चीज़ बचती है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी विच इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द मीडियम इनसाइड द प्लेट्स। तो अभी हमने जो सीखा वो सीखा कि जब वहाँ पे वैक्यूम था, फ्री स्पेस था, जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन नॉट है। अब उसकी बजाय अगर हम कोई और दूसरा मीडियम डालते हैं, जैसे कोई कंडक्टिंग स्लैब रख के देखते हैं या फिर अगले केस में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख के देखते हैं, ऐसा करने से हम देखते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, सेम रहती है या घट जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी पुट ए कंडक्टिंग स्लैब मतलब कोई भी ऐसे कोई प्लेट टाइप में, थिकनेस टाइप में, वो एक जैसे आयरन की स्लैब आप देखते हैं, वो स्लैब अगर उसमें रखते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting slab in the plates। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमें कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे। मान लिया दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जब तक इनके बीच में कुछ नहीं रखा हमने, सिर्फ ये स्पेस था, तो उस केस में हम लोग सी की वैल्यू कैपेसिटी की निकाल चुके हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कब निकाली है, जब इसके बीच फ्री स्पेस था, इसलिए मैं ये सी को सी नॉट लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी जब वो हम कैपेसिटी निकालने वाले हैं, जब यहाँ पे कोई स्लैब रख देंगे तो उसकी जो कैपेसिटी आएगी, जो कि हमारा मोटो है इस डेरिवेशन में, उसको फिर हम बोलेंगे सी। अभी तक जो हमने वैक्यूम के लिए निकाल चुके हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसका नाम मैंने सी नॉट दे दिया। तो अब अगर यहाँ पे कोई कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब का क्या मतलब है भाई, ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई स्लैब है और ये जैसे ये प्लेट्स हैं दोनों के बीच में ये भी पैरेलली ऐसे ही रखी है। और पहले जो डी गैप था इनके बीच में लास्ट केस में, अब भी मैं उसको डी ही मान रहा हूं। ये जो रखी है स्लैब, इस स्लैब की थिकनेस मान लेते हैं टी है। अब मान लिया अगर हम इधर से इसके ऊपर चार्ज देते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस प्लेट पे अंदर की साइड क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव वाला अर्थ में नीचे चला जाएगा।
अब हमें पता है ये कंडक्टिंग स्लैब, चाहे इसका कोई भी इनके साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इधर तो नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड। पहले जो न्यूट्रल थी, जो नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ थे, वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जो पहले हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, पहले क्या था भाई, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ओरिजिनली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे ई नोट। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ये स्लैब रख देते हैं, इस स्पेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, जितना पॉजिटिव इधर देंगे उतना ही नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाएगा और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा, बिकॉज ई अप्लाइड इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने कैपेसिटर शुरू करने से पहले ही बेसिक प्रॉपर्टी सीखी थी कि कोई अगर कंडक्टर है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके अंदर के पोर्शन में पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो बाहर चले जाते हैं और वो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, बट सेम मैग्नीट्यूड जो अप्लाई किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो अब ये जो ई नोट हमने पूरे डी स्पेस में माना था, क्या आप इसको मान सकते हैं पूरे स्पेस में? पूरे में तो नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिर्फ इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, जिसमें ये स्लैब नहीं रखा हुआ। तो अब हम इसको ऐसे नहीं मान सकते। अब हम क्या मानेंगे कि ये ई नोट जो है वो सिर्फ डी माइनस टी पोर्शन में ही बचा, क्योंकि डी टोटल है, उसमें से ये टी माइनस कर दिया, तो ये डी माइनस टी पोर्शन में ही बचा। अब कैपेसिटी निकालने की देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ी या घटी या सेम रही। तो सी का फार्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, Q अपॉन V। Q तो जो है चार्ज हमने दिया है, मान लिया कि गिवन चार्ज है इस प्लेट के ऊपर। V जो है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या कि कितना होगा यहाँ पे इनके बीच में, वो पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू E नॉट D, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी, क्योंकि अब ये कितने पोर्शन के अंदर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो सिर्फ D माइनस टी पोर्शन में है। तो इस पोटेंशियल को मैं सिर्फ अगर ऐसे लिखता हूँ E नॉट D, तो इसका मतलब मैं इस E नॉट को पूरे में मान रहा हूँ, लेकिन ये पूरे में तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ D माइनस टी पोर्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये V को क्या लिखेंगे, E नॉट D माइनस टी, और E नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसको क्या निकालते हैं, सिग्मा अपॉन ए, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ये मीडियम भी था सर, आपने एप्सिलॉन नॉट ही क्यों लिया? एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ ये जो बाकी का स्पेस बचा है उसी में इफेक्टिव है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसी में है, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह मैंने Q बाई ए रख दिया और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई V की। हाँ, अब इस V की वैल्यू को यहाँ पे दोबारा पुट कर देते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू ये D माइनस टी एज इट इज, V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, आज क्या हो रहा है मुझे, V इज इक्वल टू ई की जगह क्या रखेंगे हम लोग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी एज इट इज, और सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और ये वैल्यू आ गई V की पोटेंशियल की। तो इस V की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं।
ये v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो c इज इक्वल टू q अपॉन ये कंप्लीट q बाई a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। तो q से q कैंसिल हो जाएगा और जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। दिस इज इक्वल टू कैपेसिटी। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बढ़ी घटी क्या इफेक्ट हुआ। हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली ब्रैकेट में से d को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस टी बाई डी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ये तो c नोट के बराबर है। मतलब जब ये प्लेट नहीं रखी हुई थी तो ये आ गया c नोट, अरे c नोट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी। अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि कैपेसिटी जो है आफ्टर पुटिंग द कंडक्टिंग स्लैब वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब आप देख के देखो, T जो है D से छोटा है तो T बाई डी क्या होगा, इन दोनों का रेशियो 1 से लेस होगा। अगर 1 में से कोई चीज 1 से लेस घटाएंगे, मान लिया 1 माइनस 1/3, तो वो क्या होगा, 1 से तो छोटा ही आएगा। और अगर किसी चीज को 1 से छोटी चीज से डिवाइड करते हैं तो नेट इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब रखने से उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। जो ये कंडक्टिंग स्लैब हमने रखा इसकी वजह से, इसने कुछ नहीं किया, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन गया, इसका कोई ऐसा नहीं कि इसने कुछ आने के बाद कुछ किया है, बस इसके चार्ज इधर और इधर। तो ये नेट इफेक्ट जो दिखाता है वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि एक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर आप कोई कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो सीधा जवाब दो कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये प्रूफ करता है। अब नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ये है कि कंडक्टिंग स्लैब की बजाय हम एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से बनी हुई स्लैब रखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई स्लैब रखते हैं विद ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक चीज क्या है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मान लिया ये गैप जो है d है, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटी है c नोट मान रहा हूं मैं उसको एप्सिलॉन नोट a बाई डी। बीच में फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, इसलिए मैंने c को c नोट लिख दिया। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, मान लिया दिस इज ए डाइइलेक्ट्रिक प्लेट, डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो ना तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली एक कंडक्टर है, ना हम प्रॉपरली ये कह सकते हैं कि ये हमेशा इंसुलेटर ही रहेगा। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मीडियम होता है, बीच की प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये जनरली तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा, फिर भी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। इसमें क्या होता है, जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, इसके नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लेकिन जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मान लिया ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये हमने अप्लाई किया है, अब क्या होगा कि इसके जो नेगेटिव हैं वो इधर, पॉजिटिव हैं वो इधर, ये जो इसके अंदर में ही मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से इसके अंदर में ही इसके पार्टिकल्स जो हैं पोलराइज हो जाते हैं। वो जहां है वहीं रहते हैं लेकिन पोलराइज हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि सारे नेगेटिव नेगेटिव उठ के यहाँ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव पॉजिटिव उठ के वहां चले जाएंगे ना,
क्योंकि ये एक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसके पार्टिकल्स अपने आप नहीं चल सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसके पार्टिकल्स पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ मूव कर लेते हैं, पोल्स बन जाते हैं उनके। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं बाहर से ई नोट, हम क्या मानेंगे कि ये जो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इफेक्ट कितने पोर्शन में है। अगर ये थिकनेस टी है तो इसका इफेक्ट है डी माइनस टी पोर्शन में, और इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो इसके अंदर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। मान लिया वो प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू जो है ईपी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट कितना होगा, ये ईपी जो है इसके खुद के जो पार्टिकल्स जितने ज्यादा पोलराइज होंगे उतना ज्यादा ये पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगा। तो ये जरूरी नहीं कि ई नोट के बराबर ही होगा, ये हमेशा ई नोट से कम ही रहेगा। तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या खाली ई से भी लिख सकते हैं, वो ई नोट माइनस ईपी के बराबर होगा। तो इसको अगर जनरली हम खाली ई से ही लिखते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। तो इस अंदर के पोर्शन में टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है ई नोट माइनस ईपी, और ये टी थिकनेस में है। तो बाहर में, इसके बाहर दोनों स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है डी माइनस टी पोर्शन में ई नोट, और इसके अंदर में है ई नोट माइनस ईपी। ई नोट माइनस ईपी को हम बुलाएंगे बार बार ई से, और वो है टी थिकनेस में, मतलब स्लैब के अंदर। एक नई चीज यहाँ पे आती है, उसको आप नोट कर लेना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अपॉन, नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, जो कि ई नोट माइनस ईपी के बराबर है। या इसको सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट बाई ई। ये ई क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये ई नोट मतलब ओरिजिनली अप्लाइड, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम शुरू करते हैं कि हाउ मच विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर पुटिंग द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये तो सी नोट तो जब है जब उसमें कुछ नहीं रखा था, फ्री स्पेस था। अब निकालते हैं सी कितना होगा, सी हम ऐसे ही शुरू करते हैं क्यू बाई वी से। क्यू जो चार्ज हम देने वाले हैं इसके ऊपर, और वी इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल निकालने का हमने क्या तरीका सीखा है, ई इंटू डी। लेकिन अब तो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट जो कि वैलिड है इतने पोर्शन में डी माइनस टी में, तो ई नोट तो है डी माइनस टी पोर्शन में, और प्लस में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो ई नोट माइनस ईपी है जिसको ई बोलते हैं हम खाली, तो वो ई है सिर्फ टी पोर्शन में। तो इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमारे पास नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले इस वैल्यू को यहाँ रखने से पहले इसको थोड़ा और सोल्व करता हूँ ताकि ये कुछ ऐसा यूजेबल बन जाए कि यहाँ पे जाने के बाद हमारा पूरा डेरिवेशन इजी बन जाए। तो ई नोट एज इट इज डी माइनस टी, ये जो ई है इस ई की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। यहां ये वैल्यू क्या कहती है कि ई की वैल्यू जो होगी ई नोट बाई के बराबर होगी, वेयर के इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ई नोट बाई के इंटू टी। अब इसमें पूरी में ई नोट को कॉमन ले सकते हैं, ई नोट अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट या किसी एक सिंगल प्लेट के सरफेस पे हमने निकालने सीख चुके हैं, वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये ई नोट है, अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने और ये जो ई आया था इसको भी ई नोट में कन्वर्ट कर लिया के से डिवाइड करके, तो मैं डायरेक्टली इस ई नोट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूं। तो ये बन गया ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
तो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहेगा। इसकी वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। व्हाट वी विल गेट, C इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बाई A, एप्सिलॉन नॉट इंटू A D माइनस T प्लस T बाई K। अब क्या करते हैं, इसको और ऐसा बनाते हैं जिससे हमारे को समझ में आए कि C की वैल्यू घटी या बढ़ी। D माइनस, इन दोनों टर्म में से T को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई K। अब नीचे पूरे में से D कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस का T बाई D, 1 माइनस का 1 बाई K। और ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या है, C नॉट के बराबर है, C नॉट अपॉन 1 माइनस का T बाई D, 1 माइनस का 1 बाई K। ये इतना आ जाएगा नेट कैपेसिटी। तो यहाँ देख के हम बता सकते हैं, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो C की वैल्यू आई थी C नॉट अपॉन 1 माइनस का T बाई D, सिर्फ इतना। अब T बाई D के साथ एक और ऐसी टर्म हमने लगा दी जो कि 1 से छोटी है। वो 1 से छोटी होने की वजह से इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको और छोटा कर देगी, इसको और छोटा करेगी। सॉरी मैं शायद उल्टा बोल गया। K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 1 से बड़ी है। K की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 बाई करने से वो 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी तो 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो वो 1 से छोटी आएगी। तो 1 से छोटी टर्म को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले से और कम हो जाएगी, और अगर ये पहले से और कम होगी तो 1 माइनस में से जो टर्म ये नहीं होता और अब इसके होने से वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो C नोट की वैल्यू एज कंपेयर टू कंडक्टिंग स्लैब तो शायद और ये C की वैल्यू C नोट से बढ़ेगी, लेकिन वैसे एक्चुअल में अगर हम सिर्फ वैक्यूम के साथ कंपेयर करें तो वैक्यूम के साथ कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि ये C की वैल्यू जो आएगी इस C नोट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखने से हमारी कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी टर्म 1 माइनस है, ये नीचे जो आएगा 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटी टर्म से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्टेंट जो, जैसे 1 को डिवाइड कर दिया 0.2 से तो इसकी वैल्यू आएगी 5। क्यों, क्योंकि जिससे डिवाइड किया वो 1 से कम था, तो 1 से कम की वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं तो नेट रिजल्टेंट बढ़ जाता है। इसलिए कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स। तो टुडे वी स्टॉप इट हियर, थैंक यू।